दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य साधना शुक्ला की लिखी कहानी वापसी। शीशे की उस छोटी सी बिल्डिंग में लगभग सारी लाइटें बंद हो गई थीं, सिवाय 8वीं मंजिल पर मौजूद मेरे ऑफिस के केबिन की। फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। मेरी वाइफ नैन्सी का मैसेज था। प्रेजेंटेशन कैसा रहा? आज एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली थी मेरी कंपनी को, जिसकी तैयारी मैं पिछले 1 महीने से कर रहा था। मैंने भी रिप्लाई में एक हंसता हुआ स्माइली बनाकर लिखा, डील क्रैक्ड। फोन साइड में रखकर मैंने नजरें फिर सिस्टम के स्क्रीन पर गड़ा दी। थकान से आंखें बोझिल होने लगी तो मैं कुछ देर ऑफिस के कॉरिडोर में टहलने लगा। एक नजर अपनी कलाई पर डाली। 11 बज रहे थे और अभी भी डेस्क पर 3 फाइलें पेंडिंग थीं। लेकिन अब शरीर जवाब दे रहा था। डील से रिलेटेड रिपोर्ट बॉस को मेल करके मैं घर के लिए निकल पड़ा। कार की चाबी उठाने के लिए ड्रॉर खोला तो उसमें वो सफेद रंग का लिफाफा रखा था जो आज सुबह ही बॉस ने मुझे थमाते हुए कहा था, यू आर अ जीनियस अंशुमन, यू डिजर्व दिस पोस्ट। मुझे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। लिफ्ट से उतरते हुए हल्का सा पेट में दर्द हुआ तो याद आया कि प्रेजेंटेशन के चलते लंच मिस हो गया था। 2 दिन हो गए थे घर गए हुए। ऑफिस की कॉफी और कुकीज से ही काम चला रहा था। भूख तेज लगी थी तो घर पहुंचने से पहले पास के ही एक फूड जॉइंट पे रुककर मैंने बर्गर ऑर्डर किया। अभी पहला बाइट ही लिया था कि किसी के खिलखिलाने की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। सामने की बेंच पर बैठा एक यंग कपल अपने बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चा बार बार सामने की बेंच पे बैठे अपने दादा दादी के पास भाग जाता। उन लोगों की बेपरवाह हंसी से मुझे थोड़ी जलन सी हुई। कितने कंप्लीट थे ये, एक भरी पूरी फैमिली। घड़ी की सुइयों पर दौड़ती मेरी जिंदगी में ये हंसी और मुस्कुराहट बस व्हाट्सएप के इमोटिकॉन्स तक सिमट कर रह गए थे। असली रिश्ते तो बहुत पहले ही कहीं छूट गए थे और अब अगर थे भी तो मेरी पहुंच में नहीं थे। मैं पिछले 24 साल से मॉरिशस में रह रहा था, लेकिन फिर भी ये देश मुझे कभी अपना सा नहीं लगा। घर पहुंचते पहुंचते 1 बज गए। डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो नैन्सी सो चुकी थी। मैं वहीं सोफे पर लेट गया। नजरें दीवार पर टंगी पापा की तस्वीर पर टिक गईं। उस बड़े से घर में पसरे खालीपन से कहीं ज्यादा गहरी वीरानी मेरी जिंदगी में न जाने कब से अपनी शाखें फैला चुकी थी। सुबह नैन्सी की आवाज से नींद टूटी। पूरा जोर लगाकर मिचमिचाते हुए आंख खोली तो सामने वो कॉफी का मग लिए खड़ी थी। ऑफिस के मैसेजेस और मेल्स चेक करते हुए मैंने कॉफी के 2-4 घूंट गटके और फिर वो लिफाफा नैन्सी की तरफ बढ़ा दिया। वाइस प्रेसिडेंट अंशुमान विनोद राय, आई कांट बिलीव इट, कहते हुए वो खुशी से चिल्ला पड़ी। देश और देश की रवायतें भी अलग होती हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी पर माँ होती तो देशी घी के लड्डू बनाती जिसमें शक्कर से ज्यादा लाड़ होता, लेकिन अब न तो वो थी और न मेरे अंदर जीत की खुशी। कपड़े बदलने के लिए रूम की तरफ बढ़ा तो दरवाजे के बाहर ही रखे एक बदरंग डब्बे पर नजर पड़ गई। कोई चुंबक था जैसे उसमें कि मेरे पैर वहीं जम गए। मेरी नजरें ऐसे गड़ी कि देखकर नैन्सी बोल पड़ी, अरे कल स्टोर रूम में सफाई करते हुए ये मिला। पापा का संदूक था। मॉरिशस शिफ्ट होने के बाद उनकी दुनिया इसी में सिमटी हुई थी। उनकी मौत के अरसे बाद दोबारा इस पर नजर पड़ी थी। मैंने लपक कर उसे उठा लिया। जंग लगे उसके ढक्कन को खोलने की कोशिश की तो नाखून टूट गया और वो खुला तो यादों का एक पिटारा फर्श पर बिखर गया। पापा का राशन कार्ड, कुछ तस्वीरें, अखबार की कुछ कतरनें और कुछ पुराने खत। पता नहीं इतने सालों में मेरी नजर कभी क्यों नहीं पड़ी इन पर। मैंने हर सामान को कई बार छू कर देखा, जैसे उनसे जुड़ी हर याद को जब्त कर लेना चाहता था। फिर उस खत को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते हुए हथेली पर ही फैला लिया। चिरंजीव विनोद, शुभाशीष, ढेर सारा स्नेह। यहाँ सब कुशल है। पिछले महीने तुम्हारा खत मिला। तुम लोग कुशल हो जानकर अच्छा लगा। 10 बरस हो गए तुम्हें गए हुए। बस तुम्हारे खतों के सहारे ही तो अब तुम्हें देख पाता हूं मैं ठीक हूं। बस तुम्हारी भाभी का स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। अंशु को बहुत याद करती है वो। अब तो काफी बड़ा हो गया होगा।
एक बार उसे अपने लोगों से मिलवा ले जाओ। आशीर्वाद, सदा खुश रहो। शिव कुमार राय। शिव कुमार राय यानी मेरे ताऊ जी की चिट्ठी थी। दिल की कितनी ही तहें खुलने लगी थीं। रिश्तों का एक समंदर मेरे सामने था। आंखों की कोरों से 2 बूंदें खत पर गिर पड़ी। स्याही फैल गई। कुछ शब्द धुल गए थे और मेरी यादें भी। कुछ देर खत को यूं ही निहारता रहा। हर एक शब्द को बार बार पढ़ा। छोटे से उस संदूक में मेरी पूरी दुनिया समाई थी। इंडिया, बलिया, मेरा गांव और सारे रिश्ते नाते। हाँ, माँ और पापा भी। पास खड़ी नैन्सी कुछ ज्यादा समझ नहीं पाई थी। हाँ, बस उसे इतना पता था कि जहां देश और गांव की बात आती है, मैं ठहर सा जाता हूं। चिट्ठी अतीत के उन पन्नों में ले गई जो सालों पहले ही किताब से जुदा हो गए थे। धुंधली पड़ चुकी यादों में वो घर आज साफ दिख रहा था। मिट्टी की दीवारों पर खपरेल की छत से बनी बड़ी सी कोठी, जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े गुलमोहर के पेड़ थे। अंदर जाने के लिए बना वो छोटा सा लकड़ी का दरवाजा, जिससे मैं और तनुदी फान जाते थे। तनुदी मेरी चचेरी बहन, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। गोबर से लिपा हुआ बारामदा जो ताऊ जी और पापा की बैठक थी। आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ और कोने में लगा छोटा सा तुलसी का पौधा। उसके ऊपर सर्दियों में माँ ओढ़नी डालना कभी नहीं भूलती थी। नीम के पेड़ को लेकर तो कई बार माँ पापा में झगड़ा तक हुआ था। इसे कटवा दो ना, कितनी बार बोला है, रोज आंगन में पत्तियों और निम्बोलियों का ढेर लग जाता है, पापा माँ से कहते। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। उनकी तो उस पेड़ में जान बसती थी। कुछ ही दिनों में इसके इर्द गिर्द एक चबूतरा भी बनवा दिया माँ ने। फिर तो वो जगह हमारे घर की मिनी चौपाल बन गई थी। उसी चबूतरे पर बैठकर ताऊ जी सुबह की चाय पीते। दोपहर में ताई जी और माँ घर के काम निपटाती, अनाज साफ करने से लेकर अचार डालने तक। और शाम को उसी की छांव में मैं और तनुदी कभी बर्फ पानी तो कभी लुका छिपी खेलते। विक्रम बेताल, राजा हरिश्चंद्र और भी न जाने किसकी किसकी कहानियां सुनते सुनते मैं अक्सर ताऊ जी की उसी चारपाई पर सो जाता। 8 इंच की मोटाई वाले स्पंज गद्दे पर मुझे कभी वैसी नींद नहीं आई जो मुझे उस खाली चारपाई पर आ जाया करती थी। यादों को समेटकर मैंने दोबारा उसी संदूक में रख दिया। खत के शब्द अभी भी जहन में घूम रहे थे। मैंने उठने की कोशिश की तो पैर हल्का सा लड़खड़ा गए। खुद को संभाल कर मैं सोफे पर ही बैठ गया और आंखें मूंद ली। लेकिन यादों ने भी आज जैसे जिद पकड़ ली थी मन के रोशनदान में दाखिल होने की। उस शाम भी सब वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी तनु दीदी दौड़ती हुई आई। जल्दी चलो, कोठरी में छोटी माँ को सांप ने काट लिया है। हम सब भागकर पहुंचे। माँ दर्द से तड़प रही थी। पैर का रंग बदल रहा था। गांव के वैद्य ने झाड़ फूंक की, लेकिन जहर फैल चुका था। माँ की सांसें उखड़ने लगीं। उन्हें वहीं आंगन की फर्श पर लिटा दिया गया। पापा इधर उधर शहर और डॉक्टर की जुगाड़ में भाग रहे थे। घंटे भर तक वो यूं ही तड़पती रहीं और फिर किसी पिंजड़े में कैद पंछी की तरह उनकी सांसें भी उड़ गईं। पिताजी को पहली बार पैसों की कमी इतनी खली थी। माँ को खोने के बाद वो बहुत अकेले हो गए थे। शायद उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि वो उन्हें बचा नहीं पाए। वो सो नहीं सके और मैं नींद में न जाने कितनी बार माँ माँ चिल्लाकर आंगन की तरफ भागा। अब स्कूल के लिए मैं खुद ही तैयार होता, बाल खुद ही काटता और जूते के फीते भी खुद ही बांधता। अक्सर वो खुल जाते और मैं गिर जाता। सिर्फ माँ जानती थी कि जूते के फीतों में मुझसे गांठ नहीं लगाई जाती थी। एक दिन मैंने पापा और ताऊ जी को जोर जोर से झगड़ते सुना। ताऊ जी नाराज थे और जिंदगी में पहली बार पापा अपने भाई के सामने ऊंची आवाज में बोल रहे थे। मैंने तय कर लिया है भाई साहब, मैं जा रहा हूं। ताऊ जी ने अविश्वास भरी नजरों से पिताजी की ओर देखा, जैसे अपने भाई को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन पिताजी के चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। ताऊ जी की आवाज नीची हो गई। गहरी सांस लेते हुए बोले, सब तय कर लिया है तो बताने की जरूरत भी क्या थी। उस दिन तनु दीदी और ताई जी मेरा सामान बांधते हुए बहुत रोए थे।
मुझे तो तब भी पता नहीं चला कि मैं उन दोनों से कितनी दूर जा रहा हूँ। पापा के एक दोस्त मॉरिशस में रहते थे जो पहले भी कई बार पापा को बुला चुके थे। पहले तो वो अपने दोस्त की बात को हंसकर टाल दिया करते थे, लेकिन अब यहाँ न माँ थी न कोई मोह। पिताजी ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और मुझे लेकर माँ की यादों से दूर मॉरिशस निकल पड़े, फिर कभी न लौटने के लिए। गांव में आसमान में उड़ते हवाई जहाज मैंने कई बार देखे थे। जब भी हवाई जहाज की आवाज आती तो मैं जो भी कर रहा होता उसे छोड़कर आंगन वाले नीम के पेड़ पर चढ़ जाता और तब तक जहाज को देखता रहता जब तक वो दिखना बंद नहीं हो जाता। पर उस दिन पहली बार जहाज पर चढ़ते हुए मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। प्लेन उड़ने को हुआ तो मैंने कस के पापा को पकड़ लिया। डर के मारे आंखें बंद कर ली। माँ होती तो मुझे ऐसे देखकर सीने से चिपका लेती। मॉरिशस आकर सब बदल गया। पापा अब मेरी हर चीज का ध्यान और ज्यादा रखने लगे थे। अपने हाथों से खिलाते, पास में सुलाते। कुछ 9-10 साल की ही तो उम्र थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, मुझे नहीं रहना यहाँ, गांव चलो। यहाँ मेरे साथ खेलने वाला भी तो कोई नहीं है, वहां तनुदी तो है। पापा कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखें डबडबा आई। मैंने दोबारा कुछ नहीं कहा। बस फिर जब भी माँ की याद आती उनकी फोटो देख लेता, जिसे छुपाकर मैंने किताबों के बीच रखा था। 2-4 साल तक ताऊजी के खतों का सिलसिला तेज रहा, फिर रिश्तों पे भी दूरियां हावी होने लगी। पापा हर खत को पढ़कर अपनी संदूक में रख लेते थे। वो अब बहुत कम बोलते थे और शांत ही रहते थे। इंडिया से आने के बाद पापा ने कड़ी मेहनत की। वो अब पापा कम, माँ ज्यादा हो गए थे। मेरी परवरिश करते हुए वो जैसे खुद को भूल ही गए थे। इतने सालों में वो बूढ़े हो चले थे, समय से ही पहले कमजोर हो गए और एक रात वो सोए तो फिर सुबह उठे ही नहीं। माँ के जाने के बाद जो खालीपन उनकी जिंदगी में आया था, शायद वही अंदर ही अंदर उनको खा गया। इंडिया में होते तो शायद कुछ और साल जी लेते। अपनों का साथ एक बहुत बड़ा संबल होता है, लेकिन जब तक वापसी का सोचते नियति कुछ और तय कर चुकी थी। आज ये खत शायद एक इशारा था अपनों से मिलने का। मैंने मन ही मन इंडिया जाने का तय कर लिया। अगले कुछ दिनों में टिकट और वीजा का भी इंतजाम हो गया। फ्लाइट में बैठते वक्त दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। सालों पहले जो रिश्ते छूट गए थे, क्या वो दोबारा मुझको अपना पाएंगे? बलिया पहुंचकर गांव के लिए टैक्सी बुक करने चला तो मन को उसी डर ने दोबारा घेर लिया जो फ्लाइट में महसूस हुआ था। क्या मैंने ठीक किया यहाँ आकर? पता नहीं कोई मुझे पहचानेगा भी या नहीं। वापस जाने तक का ख्याल दिमाग में आया, लेकिन सबसे मिलने की खुशी इस कश्मकश से कहीं ज्यादा थी। टैक्सी आगे बढ़ने लगी, शहर का शोर, आबादी छोड़कर। कुछ ही देर में मैं अपने गांव की ओर जाने वाली रोड पर था। गाड़ियों के तेज हॉर्न के बीच भी दिल में कई आवाजें गूंज रही थीं। कभी माँ पुकारती थी, कभी तनु दी, कभी ताई जी। कार की पिछली सीट पर मैंने सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। ड्राइवर की आवाज से मैं ख्यालों से बाहर आया और अपने मोहल्ले को जाने वाली गली खोजने लगा। नुक्कड़ पर चाय वाले से राय मोहल्ले का पता पूछा तो वो लड़का मुझे घर तक छोड़ने को तैयार हो गया। अरे राय काका के घर जाए है, चलो हम ले चला था, उसने कहा। कुछ भी तो नहीं बदला था यहाँ। घर का दरवाजा खुला देखकर मैं अंदर जाने लगा तो गिरते गिरते बचा। मैं पहले भी भूल जाता था कि घर की देहरी ऊंची है। थोड़ी हिम्मत बांधकर मैं और आगे बढ़ा तो दरवाजे की दोनों ओर गेरू से बने हाथों की छाप थी। जब भी घर में कोई शुभ काम होता, माँ ऐसे ही छापे बनाया करती थी। एक हुक सी उठी दिल में। इतने बरस बाद क्या ताई जी पहचान लेंगी मुझे? सालों बाद मैं फिर अपने घर के आंगन में खड़ा था और मेरे सामने अपनी पूरी रवानगी में खड़ा था मेरा वो दोस्त, वो नीम का पेड़। मैं आगे बढ़कर उसे गले लगाता कि तभी एक हल्की सी आहट सुनाई पड़ी। सर पर सूती साड़ी का पल्लू डाले, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथ भर चूड़ियां पहने सामने ताई जी खड़ी थी।
थोड़ी बूढ़ी और कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन उनको पहचानने में मुझे एक पल भी नहीं लगा। मेरे पांव वहीं जम गए। मुंह से आवाज तो निकली, पर वो होठों तक ही सिमट के रह गई। ताई जी मुझे देखती रहीं। इतने सालों बाद कैसे जानती कि मैं उनका अंशुमान हूं। उन्होंने आंखों को थोड़ा सिकोड़कर एक बार फिर गौर से मुझे देखा। अंशु? टूटी हुई, कुछ कांपती हुई आवाज में उन्होंने मुझको पुकारा और फिर दौड़कर मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। उनकी आवाज में सदियों की छटपटाहट थी। मेरे गालों से लुढ़कते आंसू उनकी साड़ी के कोने को भिगो चुके थे। इतने सालों बाद भी ताई जी मुझे पहचान गई थी। सालों से मेरे मन में जो बर्फ जमी थी वो इस एक पल में पिघल गई। जिंदगी में जो खालीपन था, ताई जी के आंसुओं ने भर दिया था। मुझे मेरा घर वापस मिल गया था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।